एक महिला इंजीनियर अपने ऑफिस में काम कर रही थी और उसका ऑफिस टाइम पूरा हो चुका था, लेकिन उसका कुछ पेंडिंग काम बचा हुआ था जिसे वो पूरा करके ही घर जाना चाहती थी। लेकिन ऑफिस की बस थी जो स्टाफ को ऑफिस से घर छोड़ती थी। तो ऑलरेडी जो ऑफिस के सभी मेंबर थे वो जाके बस में बैठ चुके थे क्योंकि टाइम हो चुका था छुट्टी का। सारे लोग जा चुके थे, लेकिन इस महिला का कुछ पेंडिंग वर्क बचा हुआ था, जिस वजह से ये अपना काम कंप्लीट करके ही जाना चाहती थी। जो कैब के ड्राइवर होते हैं, वो संदेश भिजवाते हैं पियोन के थ्रू कि जाइए मैम को बुला लाइए, क्योंकि जो और स्टाफ है वो सभी लोग कह रहे हैं चलने के लिए। पियोन से कहती है कि आप प्लीज़ ड्राइवर से कह दीजिए कि मैं थोड़ी देर में चलूँगी, 10 से 15 मिनट का टाइम मुझे और लगेगा। लेकिन वह ड्राइवर नहीं रुक सका क्योंकि जो बाकी स्टाफ के लोग थे, उन लोगों को जल्दी था कि नहीं, एक लोगों की वजह से इतने सारे लोग क्यों वेट करें, तो ड्राइवर को जाना पड़ा। ड्राइवर चला जाता है, वो अपना काम पूरा करती हैं। जो छुट्टी का समय होता है उससे वो 45 मिनट एक्स्ट्रा वर्क करती हैं ऑफिस में और अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने के बाद अब वो घर जाना चाहती हैं। तो जो उनका ऑफिस था, वो शहर से थोड़ा दूर था। तो इसीलिए वो बस की आने-जाने की कंपनी ने सुविधा दी थी कि वो जितने भी एम्प्लॉयी होंगे उनको कंपनी से उनके घर तक ड्रॉप करेगी। लेट हो जाने की वजह से उसकी ऑफिस की कैब जो छूट गई, अब वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई साधन मिले जिससे मैं घर जाऊँ। तो अभी वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और उनको बताती है कि जो मेरी बस है वो जा चुकी है और मुझे थोड़ा लेट होगा आने में, मैं कुछ देखती हूँ, कोई कैब वग़ैरह या कोई दूसरा बंदोबस्त करती हूँ, तो मुझे लेट हो जाएगा आने के लिए। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं आपको फ़ोन करूँगी। उसके हस्बैंड भी कहता है कि ठीक है, अगर तुमको कोई साधन नहीं मिलता है तुम मुझे बताना, मैं आऊँगा। तभी अचानक उस महिला के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में एक लड़का बैठा हुआ था, जो उस महिला से कहता है कि दीदी, आज आपको बहुत लेट हो गया। तो वो बताती हैं कि हाँ, मेरा कुछ पेंडिंग वर्क था जिस वज़ह से मेरी कैब छूट चुकी है और मैं किसी दूसरे वाहन का इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो जो लड़का था वो उस महिला से कहता है, इंजीनियर महिला से कहता है कि दीदी, मैं भी उस तरफ ही जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब जब वो दीदी बोल रहा है और ये भी उसको जानती है, तो जान-पहचान इन लोगों की पहले से रही होगी, तो महिला पूरे विश्वास के साथ बैठ जाती है। जब वो कार का दरवाज़ा खोलती है बैठने के लिए, तब वो देखती है कि अंदर 2 व्यक्ति और हैं। था उससे कहती है कि इसमें तो ऑलरेडी 2 लोग और बैठे हुए हैं, तो ऐसा करो कि आप लोग जाओ, मैं बाद में जाऊँगी। तो वो जो 2 व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि नहीं-नहीं, आप जाइए, मैं उतर जाता हूँ। मतलब वो विश्वास बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे महिला को ये भरोसा हो जाता है कि शायद ये लोग अच्छे व्यक्ति हैं, तभी वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो महिला कुछ नहीं बोलती है और रात का भी समय हो रहा था और जो दीदी उसको बोल रहा था वो भी उसकी जान-पहचान का था, तो उसको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और वो उससे कार में बैठकर चली जाती है। लेकिन यह घटना है मई 2009 की। उस दिन के बाद उस महिला का कुछ पता नहीं चलता है कि महिला कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, और किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यों हुआ था। सारी चीज़ों का आपको धीरे-धीरे आगे आप लोग वीडियो देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मई 2017 में महाराष्ट्र के पुणे में एक अदालत में सभी लोग इकट्ठे होते हैं। जो अदालत का माहौल होता है उसमें आपस में लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं कि आज क्या ही फैसला आएगा। इतने में जज साहब आते हैं और जज साहब फैसला सुनाते हैं कि इन तीनों व्यक्तियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए और तब तक
इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इनकी सांसें थम नहीं जाती। यह फैसला सुनने के बाद वहाँ जितने भी व्यक्ति थे, वो इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। शायद उनको न्याय मिला, जो उन्होंने इतनी साल तक स्ट्रगल किया। 2009 का मामला 2017 में जाके उस लड़की के परिवार को इंसाफ मिला। तो इस उसके जो परिजन थे, जो लड़की के घरवाले थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और जिन लोगों ने गलत किया उनको सज़ा मिली। तो यह घटना की बात है। शाम के 7:45 का समय हो रहा था, तभी एक इंजीनियर महिला अपने ऑफिस से निकलती है और अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि उसकी आज ऑफिस की जो कैब है वो जा चुकी है और वो किसी दूसरे वाहन का इंतज़ार, कोई दूसरा वाहन मिलेगा, वो घर आ जाएगी, लेकिन आज उसको आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। उधर उसका पति कहता है कि ठीक है, अगर कोई वाहन तुमको ना मिले, तो तुम मुझे फ़ोन करना, बताना, फिर मैं उस हिसाब से कुछ अरेंज करूँगा। अभी ये बातचीत चल ही रही थी, फ़ोन कटा ही था, तभी उधर से एक कार गुज़रती है, उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है और कहता है कि दीदी नमस्ते, आप कैसी हैं? ठीक हैं? तो जो महिला इंजीनियर थी वो भी कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ और बताओ कहाँ जा रहे हो? तो मतलब ऐसे बातचीत होने लगती है और इनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि ये लोग एक-दूसरे को जानते हैं। जो कार का ड्राइवर होता है, वो कहता है कि दीदी आज आप इतना लेट क्यों हो गई? आज कैब से नहीं गई? तो जो महिला इंजीनियर होती है वो कहती है कि नहीं, आज मुझे थोड़ा मेरा वर्क पेंडिंग था, वो मैं कंप्लीट करने लगी तो कैब चली गई। तो वो लड़का इंसिस्ट करता है, कहता है दीदी मैं उधर ही जा रहा हूँ, अगर आप चलना चाहती हैं तो हमारे साथ चल सकती हैं, मैं आपको उधर छोड़ दूँगा। तो महिला कहती है कि ठीक है और रात का समय भी ज़्यादा हो गया था। कैब का ड्राइवर था, उसका नाम योगेश रावत था और वह पहले इसी कंपनी में काम करता है जिसमें ये इंजीनियर नैना पुजारी काम करती है। तो वो योगेश रावत कहता है कि दीदी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको आज घर ड्रॉप कर दूँ। तो नैना पुजारी कहती है कि ठीक है भैया आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो पहले इसी कंपनी में कैब चलाता था। तो नैना पुजारी और योगेश रावत की बातचीत थी, वो लोग जानते थे, वो कैब से कई बार उसके घर छोड़ने गया। तो एक थोड़ा-सा विश्वास डेवलप था। तो इस विश्वास पर नैना पुजारी कहती हैं कि ठीक है मुझे घर तक छोड़ दो। वो जैसे ही कैब का दरवाज़ा खोलती हैं, अंदर 2 व्यक्ति और बैठे हुए थे। वो दोनों व्यक्ति भी नैना पुजारी से कहते हैं दीदी नमस्ते, आप कैसी हैं? ठीक हैं? और उसके बाद नैना पुजारी थोड़ा-सा घबराती है, लेकिन रात का समय हो रहा था और वो योगेश रावत को पहले से जानती भी थी, तो उसने सोचा कि ठीक है बैठ जाते हैं, अगर कोई साधन नहीं मिलेगा, तो ये तो मुझे घर तक ड्रॉप कर ही देंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो उसके घर का मेन रास्ता था, वो रास्ता छोड़ के ये लोग दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, जिस पे नैना पुजारी थोड़ी डर भी जाती है और वो योगेश रावत से कहती है कि ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। नैना पुजारी योगेश रावत से कहती है कि आप शायद गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है। आपको तो पता ही है, आप पहले कैब चलाते थे, तो शायद आपने गलत डायरेक्शन में कैब मोड़ ली है, ये गलत रास्ता है। लेकिन तभी योगेश रावत कहता है कि दी मेरा आगे इसी मोड़ पर एक दोस्त मिलने वाला है और मैं उसे लेकर फिर उसी रास्ते पर चलूँगा। तो नैना पुजारी अंदर से तो बेचारी थोड़ी डरी सहमी सी थी, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था विश्वास करने के अलावा, तो विश्वास कर लेती है। और जैसा कि उसने बताया कि आगे उसका दोस्त मिलेगा, तो आगे एक मोड़ पर उसका दोस्त मिलता और जो 2 व्यक्ति नैना के साथ उसमें बैठे हुए थे कार में, एक का नाम महेश ठाकुर और दूसरे का नाम विश्वास कदम होता है। उसने बताया था कि उसका एक और दोस्त आने वाला है राजेंद्र चौधरी, जिसको लेने के बाद वो अपने उसी रूट पर वापस चले जाएँगे। लेकिन राजेंद्र चौधरी के आने के बाद भी योगेश रावत
उसी डायरेक्शन में, उसी रूट पर जाता है। तो नैना पुजारी काफ़ी डर जाती है। उसके बाद जो ये उसके दोस्त थे, इन दोस्तों ने भी ड्रिंक कर रखा था और जब नैना को पता चलता है कि ये लोग ड्रिंक किए हुए हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर और सहम जाती है। अब कुछ टाइम ये लोग अभी चले ही थे। ये लोग 1 या 2 किलोमीटर के आस-पास निकले ही थे, तभी उसके एक दोस्त ने चाकू निकालता है और नैना पुजारी से कहता है कि तुमने जितना भी गोल्ड का सामान पहना हुआ है, सब हमें दे दो। नैना पुजारी सारा गोल्ड का सामान उसको दे देती है। उसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकते हैं, उसके बाद उससे कहते हैं कि जो तुम्हारा एटीएम का पिन है, वो पिन भी हमें बता दो और तब हम तुमको छोड़ देंगे। नैना पुजारी उसको अपना एटीएम का पिन भी बता देती है। उसके अकाउंट में 60 या 65,000 के आस-पास रुपए रहे होंगे। तो वह अपने एटीएम का पिन भी बता देती है कि शायद मैं अपने एटीएम का पिन बता दूँ तो ये सब मुझे छोड़ दें। लेकिन लूट-पाट करने के बाद भी वो सब नहीं रुकते हैं, उनकी नीयत बिगड़ जाती है और जो व्यक्ति पहले उसको दीदी बोल रहा था, उसी की नीयत सबसे पहले बिगड़ती है, योगेश रावत। और उसके जो 2 दोस्त और थे वो लगातार बार-बार इस महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म करने के साथ ही उसको बुरी तरीके से मारा-पीटा जाता है और जब मार-पीट के ये सब जा रहे होते हैं, तभी उसमें से एक लड़का जिसका नाम विश्वास कदम होता है, वह कहता है कि अगर इस महिला को हमने छोड़ दिया, तो ये कल पुलिस स्टेशन में जाएगी और हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाएगी और हमें ज़िंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना इसका काम खत्म कर दिया जाए। वो तीनों मिलके उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन जो राजन चौधरी होता है वो लगातार इन तीनों को रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि हमारा जो मकसद था सिर्फ़ लूट-पाट करना था, उस ना कि उस महिला के साथ दुष्कर्म करना, उसकी हत्या करना। लेकिन ये तीनों नहीं मानते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसकी जो लाश होती है, वह एक नाले के पास फेंक देते हैं। अब इतना सब करने के बाद भी उनकी जो इच्छा होती है वो मरती नहीं है। इतना सब करने के बाद भी वो सब रुकते नहीं हैं और कहते हैं कि शायद इसका चेहरा अगर पहचान लिया तो हम पकड़े जा सकते हैं। पत्थर से उसके चेहरे को बहुत बुरी तरीके से कुचल देते हैं और कुचलने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सोचते हैं कि शायद हम बच जाएँगे, लेकिन आप कोई भी गलत काम करेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर पकड़े जाएँगे। इधर जो उसका पति होता है, वो लगातार नैना पुजारी को कॉल करता है। अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह वहीं के पास के पुलिस स्टेशन यरवदा पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी पत्नी अपने ऑफिस से निकली है, लेकिन वह घर तक नहीं पहुँची और उसका फ़ोन भी ऑफ जा रहा है। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, छानबीन करने की कोशिश करती है, तभी 1 हफ्ते बाद पता चलता है कि नाले के पास एक लाश मिलती है। वह लाश बुरी तरीके से डिकम्पोज़ हो चुकी थी, सड़ चुकी थी, लेकिन उसका जो चेहरा था, वो तो चेहरा उन लोगों ने बिगाड़ ही दिया था, लेकिन जो उसके कपड़े थे, कपड़ों से उसकी पहचान हो जाती है कि ये जो लाश है, वो नैना पुजारी की है। पहचान होने के बाद जब पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है कि इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और लूट-पाट की भी घटना इसके साथ की गई है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसमें राकेश रावत का नाम सबसे पहले निकल कर आता है, क्योंकि जो वो पिन लेकर गए थे, एटीएम से वो लोग बार-बार पैसे निकाल रहे थे, तो पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है। राकेश रावत, विश्वास कदम और महेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सख्ती करने के बाद ये तीनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिर इन पर चार्जशीट दायर कर दी जाती है। मुकदमा 18 मई 2017 को इन तीनों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। अगर महिलाएँ दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि यह घटना हमको यही सीख देती है
कि अगर कोई व्यक्ति आपको जानता भी है, आपकी जान-पहचान भी है, फिर भी उससे बिल्कुल हेल्प नहीं लेनी है। अपने किसी घरवाले, किसी परिजन को बुलाइए, उनके साथ आइए-जाइए। इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके की और वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो नमस्कार, राधे-राधे।